चलो, मैंने कहा था कि हमने जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने चाहेंगे वो है, आप इनके पीछे जितने भी लिख सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और ये जो मैंने 13 जो स्टेटमेंट लिखी है ना, वो एक ही स्टेटमेंट है। This 13 statements is nothing but it's this all the all things are one of the same thing. This all are same thing. ये कुछ नहीं है, ये सारे के सारे चीज़ें एक ही मतलब है, समझ रही हो। लेकिन लिखने का तो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन है, सिर्फ इतना ही है। उसको इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, समझ रही हो। मैं इसका ट्रूथ टेबल नहीं बना रहा हूँ, मैंने एक कुछ स्टेटमेंट 13 स्टेटमेंट लिखा है। इस 13 स्टेटमेंट का मीनिंग एक ही है, लेकिन कहीं कहीं ऑथर्स का कहीं कहीं कैसे लिखना उसको पसंद है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। कई लोग इफ देन में लिखना बहुत पसंद है, और बेसिकली लीनियर अलजेब्रा में ये जो इफ देन का है ना, ये जो स्टेटमेंट हमेशा ही यूज होता है, समझ रही हो। जैसे कैसे आएंगे, इफ ए इज ए मैट्रिक्स देन दिस इज इक्वल्स टू दिस, ऐसे कुछ आएंगे। हम आगे आगे जाकर वहाँ लीनियर अलजेब्रा जब पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको बताऊंगा। कई ऑथर इफ देन में लिखना पसंद है, और सबसे बढ़िया तो यही है ना। और कोई अगर इफ देन में हमको कोई स्टेटमेंट दिया है उनके बारे में, तो हम ज़्यादातर अच्छे समझे ये जो स्टेटमेंट है ये तो सबको पसंद है, ये तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये स्टेटमेंट देखो, इफ पी इम्प्लाइज क्यू, ये जो लिखावट का मतलब क्या है, इफ पी देन क्यू, मतलब पी एक स्टेटमेंट है। यहाँ से आप लिख लो कि पी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं और क्यू को हम कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। जो गिवन होता है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं, जो प्रूफ करना होता है उनको हम कंक्लूजन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जो P है, मतलब ये ऑलरेडी आपको हाइपोथेसिस गिवन है। अगर P होल्ड करा, अगर P ट्रू हुआ, देन ही तब जाके Q होल्ड होगा, Q भी ट्रू होना पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो ये नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर ये हुआ ना, तब जाकर ये होल्ड होगा। दिस इज द इफ देन का मीनिंग है ये, बस। देखो पहली स्टेटमेंट पढ़ो, इफ पी देन क्यू, ये लिखना ये सबसे खास है, ये बढ़िया है। और देखो इफ पी इम्प्लाइज क्यू, कहीं कहीं ऑथर देन लिखना पसंद नहीं करते हैं, वो इम्प्लाइज लिखना पसंद करते हैं। और ये जो है ना, ये भी लिखना कोई पसंद नहीं करता है, डायरेक्टली ये जो सिंबल है ना, इम्प्लेक्स का सिंबल, वही लगा देते हैं, ठीक है जी। और कोई ऑथर का ये आदत बनता है, कोई तो उसको जो हाइपोथेसिस को ना पहले नहीं रख के, कंक्लूजन को पहले रखकर हाइपोथेसिस को बाद में रखना, कहीं ऑथर की आदत होती है। इसीलिए ये लिखा है फोर्थ पे आओ कि क्यू इफ पी, भैया ये जो क्यू है ना, ये एक स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट होल्ड अगर करेगा, कब करेगा, जब पी होल्ड करेगा। ये जो है ना, ये जो लिखा है, क्या ये नहीं है, इफ पी देन क्यू, ये सबसे बढ़िया है, ठीक है। और हमारी जब एक स्टेटमेंट हमको एग्ज़ाम में हो या आप पढ़ रहे हो, वो सारे स्टेटमेंट को आप इस फॉर्मेट में अगर लिखोगे तो आपको समझ आ जाएंगे ना। बात समझ में आ रही हो, ठीक है। तो देखो कई ऑथर, ज़्यादातर रूडिन की किताब आप अगर पढ़ोगे या फिर बाटल साहब की किताब पढ़ोगे, वो दोनों ने ना, मतलब ये होने पर लिखना बहुत पसंद करते हैं।
जैसे कि कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन हम जानते हैं, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर। देखो ये ज़्यादातर व्हेनेवर लिखना पसंद करते हैं और वो भी सदियों साल से वो चलते आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो है ना व्हेनेवर, दिस व्हेनेवर इज नथिंग जस्ट इफ, ये व्हेनेवर और कोई नहीं, कुछ नहीं है, ये इफ ही है। व्हेनेवर लिखो या फिर इफ लिखो वो एक ही बात है, समझ रही हो? तो मैंने बोल रहा हूँ इफ व्हेनेवर पी देन क्यू, जब पी होल्ड करेगा तब क्यू होल्ड करेगा। तो देखो कई ऑथर ये देन भी लिखना पसंद नहीं करते हैं, ये तो इम्प्लाइज लिखते हैं या फिर सिंबल, या फिर कई ऑथर तो कॉमे लगाते हैं। बात समझ में आ रही? व्हेनेवर पी, जब पी होल्ड होगा, कॉमा लिख, ये कॉमे का मतलब देन है, देन क्यू, समझे? देखो अब जैसे कि यहाँ हमने कंक्लूजन को पहले रखे, इफ में बोला, इफ की जगह व्हेनेवर हम लिखेंगे तब भी तो एक ही बात आएंगे। तो यही तो लिखा है क्यू होल्ड होगा, कब होगा? व्हेनेवर पी, जब पी होल्ड होगा, है ना? है ना बच्चों? तो चलो देखो अब इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ आ जाओ, 8 स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, ये जो है ना जब भी इफ देन में होता है, जब जो हाइपोथेसिस है ना, वो जो हाइपोथेसिस हमेशा कंक्लूजन का सफिशिएंट पार्ट बोला जाता है। ये रूल है, ये कानून है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है 13 का 13 एक ही मीनिंग है। और इस पी को जब भी इफ वाले में जो आएंगे ना, वो हाइपोथेसिस कंक्लूजन का हमेशा सफिशिएंट कंडीशन बोला जाता है। बच्चे यहाँ इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भैया तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो उससे मैं क्या करूं? ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन को हाथ जोड़कर मन लगा के पढ़ा जाता है ताकि उसको चैलेंज नहीं करते हैं। चैलेंज अगर करना चाहते हो तो आप जहाँ भी जाओ, पार्लियामेंट या फिर कुछ भी, आप अगर कोई गुनाह कर रही हो तो उसके लिए अगर आपको सज़ा मिलना चाहिए ना, कुछ रूल बनाया गया है कि ये सज़ा, इसके लिए, ये गुनाह के लिए ये सज़ा है। आप बोलोगे बिना सोचे समझे सज़ा अगर गुनाह कर लेते हो, मुझे ये सज़ा नहीं देना चाहिए, भैया रूल है, ट्रेंड है, चैलेंज नहीं करना है। क्लियर है? तो हमेशा ऐसे अगर ये स्टेटमेंट अगर आपको कहीं पर दिखाई दिया और सफिशिएंट दिखाई मिले तो पी एक क्यू का सफिशिएंट कंडीशन होता है एंड क्यू हमेशा पी का नेसेसरी कंडीशन होता है। अजीब सा फील करते हैं, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन अगर आप भी ऐसे दुविधा में रहते हैं तो आज के बाद उसको दूर कर लो। ये डेफिनेशन है, ये कानून है, ये रूल है। क्लियर? चलो इस पर आओ। अब जो है ना, इस कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, इस 10 जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसका नाम है कंट्रा पॉजिटिव है। क्या होता है ना कि रियल एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे ना, कुछ ऐसे बहुत सारे थ्योरम है, हमको इफ देन में अगर हाइपोथेसिस लेके कंक्लूजन निकालना बहुत परेशान हो जाता है, खास करके रियल एनालिसिस में मैं बात कर रहा हूँ। और जब हम उस स्टेटमेंट का अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव करके लिखें तो हमको प्रूफ करने में इतने चीज़ें आसान होते चले जाएंगे ना, हम वो प्रूफ बढ़िया जल्दी से हम प्रूफ कर देंगे। बहुत शानदार है। किसी स्टेटमेंट का नेगेशन या फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव किसी स्टूडेंट को अगर नहीं आएगा ना, वो तो मैथमेटिक्स सीख ही सकता है मेरे, आई डोंट नो, बट मैं गारंटी दूंगा भी वो एनालिसिस कभी वो पढ़ नहीं सकेगा। नो चांस ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो देखो कैसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे सोचेंगे। देखो ये हाइपोथेसिस इफ पी देन क्यू है,
है ना। तो कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन के ऊपर नॉट लगा के उसको इफ में डालो, और जो इफ में था वो देन में लगाकर नॉट पे लगाओ। बात समझ में आ रही, मैंने क्या कहा, जो देन में था उनको इफ में लगाओ, कैसे लगाओ, नॉट पे, और जो इफ में था वो जाके देन में लगाओ, लेकिन कैसे, नॉट पे। समझ रही हो, जैसे कि ये क्यू था, दैट मीन्स इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बनेगी, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, है ना। अगर ये होल्ड नहीं करा तो ये कभी होल्ड नहीं होगा। दैट मीन्स कॉन्वर्स नहीं है। लिखो, एक नोट में आपको लिखवाना चाह रहा हूँ, एक लिखो कि ये जो स्टेटमेंट के लिए कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है, contrapositive statement is logically equivalent to the statement itself। पोज करके लिख लो। मैंने क्या कहा कि भैया द कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट इटसेल्फ। ये जो है ना, इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव और कोई नहीं है, वो इक्विवेलेंट ही है उस स्टेटमेंट का, कॉन्वर्स नहीं है। अगर क्यू होल्ड करा तो पी होल्ड करेगा, ऐसा मैंने नहीं कहा। ऐसा कहा कि अगर क्यू होल्ड नहीं करा देन पी कभी होल्ड नहीं होगा। दिस इज द पावर ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ एनी गिवन स्टेटमेंट। क्लियर। और देखो यहाँ से मैं, अगर मैं इसको पी मान लेता हूँ, इसको क्यू मान लेता हूँ, तो ये क्या होगा, नॉट क्यू इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉट पी, है ना, एंड नॉट पी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर नॉट क्यू। जैसे कि ये इस पर आओ, इफ पी देन क्यू का कैसे बोलते हैं, इसको आप कनेक्ट करो, इफ दैट मीन्स पी इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू एंड क्यू इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर पी। जैसे यहाँ था उसको यहाँ आप चिपका दो ना, यही तो रिजल्ट, मतलब स्टेटमेंट 11 एंड 2। क्लियर। और 13 के ऊपर तो बड़ा ही शानदार, बच्चे उलझते हैं यहाँ पे। मैंने कई बार देखा क्यू ओनली इफ पी, ये स्टेटमेंट डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मतलब ये जो है ना, ये ओनली इफ को उसका हिंदी मीनिंग लेके उसको स्टेटमेंट को इतने गलत कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये जो लिखा है ना ये कुछ नहीं है, इफ है, पी देन क्यू ही है ये, यानी कि क्यू होल्ड होगा, कब होगा भैया, पी होगा तो ही होगा। उसका मतलब ये ऐसे लिखेंगे भैया, ये इफ वाले को तो शुरू में लिख दो इफ पी, ये जो ओनली लिखा है ना उस पर आप देन लगा के ये क्यू ही लिखेंगे। दिस इज नथिंग बट दिस इज इफ पी देन क्यू। मैंने पहले ही कहा था ये 13 स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है वो एक ही बात है, सारे के सारे एक ही बात है, कोई अलग मीनिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं इस 13 स्टेटमेंट का यूज अब मैं आपको सिखाऊंगा। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, सुना है ना, every cyclic group is abelian, है ना, है ना। मैं ग्रुप थ्योरी आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो लॉजिक कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये साइक्लिक ग्रुप होता क्या है, अब आप उस पर ध्यान मत दो, और आबेलियन होता क्या है उस पर भी ध्यान मत दो। जब मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब तो यहाँ इतने डिटेल में काम करेंगे और आप देखोगे। लेकिन ये जो लिखावट का मतलब मैं इस 13
डिफरेंट वर्जन से मैं आपको लिखवाना सिखाऊंगा, कैसे हम इस स्टेटमेंट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू teach you, that how to write this statement in different types. I wrote the 1 to 13 statements in the whiteboard, है ना? How we will use this statement for the given statement. क्लियर है? चलो, मैं अगर इसे आप लिखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ एक एक स्टेटमेंट को लिखूंगा तो आप परेशान हो जाओगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको पोज करके सारे स्टेटमेंट को मैं एक एक बार बोलूँगा, वो आप पोज करके आप लिख लो। आप ऐसे मत सोचना कि हाँ ये तो ऐसा ही होगा, मुझे तो आता है, ऐसे मत सोचना। जब ऐसे सोचोगे ना, बाद में आपको पछताना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं एक एक स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ, आप उनको नोट कर लेना। ठीक है, देखो, मैं अगर पहली स्टेटमेंट को इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, कैसे कहूँगा? इफ देन मैं बोलना चाहता हूँ तो क्या बोलूँ इसको? तो ऐसे बोलेंगे ना, इफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन इट इज अबेलियन। समझ में आ रहा है? इफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन इट इज अबेलियन, यह तो इफ देन में बोला। अगर मैं दो सेकंड को यूज करना चाहूँ तो कैसे लिखूं? इफ ए ग्रुप इज ए साइक्लिक implies इट इज अबेलियन। क्लियर? अच्छा, ये तो खास सिंबल है, आप लगा सकते हो। इफ ए ग्रुप इज साइक्लिक दैट इज implies इट इज अबेलियन। क्लियर है? देखो, इसको फोर्थ को मैं यूज करना चाहूंगा तो कैसे लिखूं उसको? देखो, स्टेट कंक्लूजन बाद पहले हैं, दैट मीन्स कैसे बोलेंगे? ए ग्रुप जी, या जी तो नहीं लगाऊंगा, ए ग्रुप इज अबेलियन इफ इट इज साइक्लिक। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? ये बोला कि ए ग्रुप इज अबेलियन, देखो, इफ इट इज साइक्लिक, है ना? चलो, मैं whenever में अगर लगाऊं तो कैसे बोलूं? whenever a group is cyclic then it is abelian, है ना? अगर मैं इसको यूज करूं कॉमे वाले को तो कैसे लिखूं? if a group whenever a group is cyclic, कॉमा लगा के it is abelian। ये भी एक स्टेटमेंट है, ऐसे भी आ सकते हैं ना? देखो, इसको अगर मैं यूज करूं, a group is abelian whenever it is cyclic। बात समझ में आ रही? देखो, और इसको मैं बोलना चाहूंगा, 8 स्टेटमेंट जो मैंने लिखा, इसको अगर मैं बोलूं, यहाँ से मेरा जो साइक्लिक है ना, वो मेरा P है, और जो अबेलियन है ना, मेरा Q है ना? तो साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप का कौन सी कंडीशन है? सफिशेंट है। नेसेसरी मत बोल देना, अलग अलग दिखाई तो देंगे, लेकिन मैंने पहले ही बताया, दिस इज रूल एंड पैटर्न। इसको चेंज मत करो, खराब मत करो। आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो अब दोस्ती कर लो ना उसके साथ, अच्छे लगने लगेंगे, है ना? चलो, उसको मैं बोलना चाहूँ, दैट मीन्स a cyclic group is a sufficient condition for a group to be abelian, है ना? कितनी शानदार है। ठीक है, 9th को अगर मैं यूज करूँ, 9th कौन? दैट मीन्स क्यू, दैट मीन्स an abelian group। देखो, an abelian group is a necessary condition for a group to be cyclic। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ रही हो? तो इस स्टेटमेंट का मुझे, अगर इस स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव में 10th पे आ जाता हूँ। अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव में लिखूँ तो क्या? इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। इसका मतलब क्या है? इफ ए ग्रुप इज नॉन अबेलियन
then it is not cyclic. That means a non-abelian groove cannot be cyclic. ऐसे हम बोल देंगे, लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रापोजिटिव से लिखूं तो ऐसे ही लिखूंगा ना, इफ ए ग्रुप इज नॉट abelian देन इट इज नॉट cyclic. बात समझ में आ रही हो? दिस इज द power of contrapositive and a different kinds of version when some statements are given in exam or anywhere. ठीक है, तो देखो मैं उसको यूज करना चाहता हूँ, तो नॉट क्यू कौन है? नॉट क्यू मतलब नॉन आबेलियन है ना। तो नॉन आबेलियन ग्रुप, देखो नॉन आबेलियन ग्रुप इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए ग्रुप टू बी नॉन साइक्लिक, है ना। इसको अगर 11 को आप यूज करना चाहते हो तो ऐसे ही बोलोगे ना कि नॉन आबेलियन ग्रुप इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए ग्रुप टू बी नॉन साइक्लिक। क्लियर? अगर मैं 12 को यूज करना चाहूँ तो कैसे यूज करूँगा कि देखो नॉट पी मतलब नॉट पी इज ए सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन फॉर नॉट क्यू का मतलब क्या है? ए नॉन साइक्लिक ग्रुप इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए ग्रुप टू बी नॉन आबेलियन। वाह वाह। अगर इसको आप स्किप करोगे ना, आप मान लो कि आपने मैथमेटिक्स को ही स्किप कर दिया। जिस बच्चे ने ये जो लॉजिक को स्किप कर दिया और ये इम्प्लीकेशन, नेगेशन, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड क्वांटिफायर्स, ये सारे लेक्चर या फिर ये जो अगर वो उन्होंने स्किप कर दिया तो मान लो वो तो मैथमेटिक्स को ही स्किप कर दिया भैया। क्लियर है? मैं 13 को यूज करना चाहता हूँ, बड़ा शानदार से लिखा है भैया। क्यू कौन है? अबेलियन। साइक्लिक ग्रुप कौन है? पी है। तो बोल रहा है ए ग्रुप इज अबेलियन। देखो ए ग्रुप इज अबेलियन ओनली इफ इट इज साइक्लिक, है ना। इसका अगर मैं यूज करूँ इसके ऊपर तो यही बोलूँगा ना कि क्या बोलूँगा? ए ग्रुप इज अबेलियन ओनली इफ इट इज साइक्लिक। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई स्टेटमेंट जो मैंने 13 का 13 लिखा है उनमें से अगर कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, और एक स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, आप मुझे बताओ। A convergent sequence is बाउंडेड। मैंने रियल एनालिसिस का एक स्टेटमेंट मतलब ये थ्योरम है, ये ट्रू या फॉल्स है उस पर तो आप, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, मैं जब पढ़ाऊँगा तब तो इसके ऊपर इसका प्रूफ भी दे दूंगा मैं आपको। इसके लिए तो आपको कोई परेशान दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, उस पर आपका ध्यान इधर उधर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? मैंने एक स्टेटमेंट लिया, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, या फिर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, अगर भी लिखता तो भी सही होता। तो इस स्टेटमेंट को जो मैंने लिखा हुआ 13 स्टेटमेंट का अगर मैं यूज करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा? दिस इज माय क्वेश्चन। हाउ टू राइट दिस statement a convergent sequence is bounded in a different version that I have in a 13 different types of version for one statement, है ना। तो how to use, that means अगर मैं पहली वाला if then में लगाऊं तो कैसे बोलोगे बताओ? तो आप मन मन में बोलो। तो ऐसे बोलते हैं ना, if a sequence is convergent then it is bounded, है ना। इसका अगर यूज करूं तो ऐसे बोलेंगे, if a sequence is convergent implies it is bounded। ये क्या है? इतने तो पी है सर, इतने क्यों बोलो, सिर्फ इतना बोल दो। ये पी है, ये क्यू है और सीक्वेंस तो होनी है। ठीक है जी।
ये तो पूरा मान लो, आप मुझे गाली मत दो भैया। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ इसका यूज़ तो आप सिंबल में कर दो, मैं फोर्थ का यूज़ कर रहा हूँ। तो पी कौन है, पी यही है। क्यू कौन है, बाउंडेड है। मतलब ए सीक्वेंस इज बाउंडेड इफ इट इज कन्वर्जेंट, है ना। समझ रही हो बात को। अगर मैं whenever लगाऊं तो कैसे बोलूं, whenever a sequence is convergent then it is bounded। और कॉमे लगाऊं तो कैसे बोलेंगे, whenever a sequence is convergent कॉमा it is bounded, है ना। whenever को अगर पीछे रखना चाहूं तो कैसे बोलूंगा, a sequence is bounded whenever it is convergent। क्या क्या अच्छा भैया, आपको अगर प्यार हो जाए ना सब्जेक्ट के ऊपर, मैं तो गारंटी दूंगा कि आपको सब चीज़ें अच्छे लगने लगेंगे, नहीं तो नींद आ जाएंगे। एनालिसिस पढ़ो, आपको अगर नींद नहीं आएंगे ना, मैं रूडिन साहब का किताब दूंगा, वो 2 पन्ने पढ़ लो तो आपको ज़रूर नींद आ जाएंगे। लेकिन आपको अगर सब्जेक्ट आता है, लिखा क्या है अगर समझ आता है, तो आपको तो नींद नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं कहा था कि 8 को मैं यूज करना चाहता हूँ। पी कौन है, ये क्यू कौन है, बाउंडेड। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ सफिशिएंट कंडीशन, सॉरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू बी बाउंडेड, या फिर सीक्वेंस टू बी बाउंडेड, कुछ भी अंग्रेजी आप यूज करो ना। ठीक है, मैं 9th को अगर यूज करना चाहता हूँ तो अ बाउंडेड सीक्वेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ए सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट, या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कैसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बनेंगे, इफ ए सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड that means unbounded, not bounded मतलब unbounded है। that means if a sequence is unbounded then it is not convergent। यही तो बनेगी ना, यही तो बनेगी। that means अगर मैं उसको एक ही लाइन में बोलूँ तो ऐसे बोलूँगा ना, an unbounded sequence cannot be convergent, right। तो नॉट नॉट क्यू कौन है, नॉट क्यू, दैट मीन्स अनबाउंडेड सीक्वेंस, मैं उसको यूज करना चाहता हूँ 10th को। दैट मीन्स अनबाउंडेड सीक्वेंस इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सीक्वेंस टू बी नॉट कन्वर्जेंट, लिखेंगे ना, है ना, लिख लो, समझ आता है, ऐसे मत बोलना। ये हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। और मैं आपको उसके बाद मैं आपको एक लाइन बोलूँगा, ठीक है। बस इस पर आओ, 11th पे आ जाओ। नॉट क्यू मतलब नॉट क्यू, दैट मीन्स मैंने बताया कि नॉट क्यू, एंड नॉट क्यू क्या है, तो नॉट पी अगर मैं 12th यूज करता हूँ तो नॉन कन्वर्जेंट, दैट मीन्स नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ए सीक्वेंस टू बी अनबाउंडेड, है ना। लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं 13 को यूज करना चाहता हूँ, क्यू कौन है, बाउंडेड सीक्वेंस, पी कौन है भाई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ अगर ओनली इफ में, तो कैसे लिखूंगा, ए सीक्वेंस इज बाउंडेड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट। बात समझ में आ रही है ना। तो मैंने क्या कहा, ए सीक्वेंस इज बाउंडेड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट, इतना तो बनेंगे। बस इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि उसका जो इतने 13 वर्जन कैसे बनेंगे, वो आप मुझे लिख के बताओ। तो स्टेटमेंट ये बना, कहाँ से उठाऊं, एवरी रियल एनालिसिस में ही उठाता हूँ, एवरी एब्सोल्युटली convergent
सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, जो मैंने लिखा है इसका, जो मैंने इसको आप 13 वेरियस वर्जन में लिख पा रही हो क्या, मुझे बताओ। अगर नहीं लिख पा रही हो तो मैं हूं ना। ठीक है जी, वो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बता देना। लेकिन इम्प्लीकेशन का जो इतना इम्पोर्टेंट आपको आना ही आना चाहिए। ये जो कोई भी स्टेटमेंट को 13 वर्जन में आपको लिखना आना ही चाहिए। अगर कोई स्टेटमेंट आप 13 वेरियस वर्जन में लिख नहीं पा रही हो तो ये प्रूफ होता है यू आर लैकिंग ऑन लॉजिक, यू आर लैकिंग इन लॉजिक एंड लैंग्वेज। आपकी लॉजिक और लैंग्वेज साफ सुथरी नहीं है, ये जाहिर है। और आपका लैंग्वेज लॉजिक को मजबूत बनाओ, तब जाके एनालिसिस पढ़ने में मज़ा आएगा, नहीं तो आप मुझे छोड़ के ही भाग जाओगे। ठीक है, चलिए अब मैं इम्प्लीकेशन, इसका ट्रूथ टेबल हम अब बनाना सिखाएंगे। ठीक है, पी क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, इम्प्लीकेशन का जो नोटेशन बनेगा यही तो बनेंगे सिंबल। देखो ये जो क्या है, ये तो हाइपोथेसिस है ना, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन। देखो इसका ट्रूथ टेबल ये बनेगी भैया, दो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये तो गारंटी है, ये तो हमेशा ट्रू होता है भैया। दो स्टेटमेंट ट्रू है तो ये तो कंक्लूजन किसी भी के लिए वो हमेशा ट्रू होता है। लेकिन ये फॉल्स होगा, ये ट्रू, ये ट्रू। मैंने क्या बोला, ये जो है ना, मैंने जो ट्रूथ टेबल बनाया है, दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर इम्प्लीकेशन या और कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल के ट्रूथ टेबल यही बनेगी। इसका मतलब है, ये डेफिनेशन कहता क्या है, अगर आपके पास दो स्टेटमेंट है, अगर उनमें से अगर जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है वो अगर ट्रू है, और आपके अगर सेकंड हाइपोथेसिस मीन्स स्टेटमेंट है वो अगर गलत है, तब जाके ये फॉल्स होगा। बाकी केस में वो हमेशा ट्रू ही आएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये कहता है, देखो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पी स्टेटमेंट है, वो अगर फॉल्स है ना, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना, तो ये भैया ये क्यू ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I don't any objection about this statement for Q. But if the statements of P is false, then Q या फिर वो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन कंक्लूजन हमेशा ही हमेशा ट्रू आएंगे। दिस इज द डेफिनेशन। दो स्टेटमेंट अगर ट्रू है वो तो आएंगे ही ना, ये तो कोई लॉजिक नहीं इसके ऊपर, लेकिन इस पर है। ठीक है, देखो इसके ऊपर कोई बच्चा कहता है सर आपने तो अभी इतने 13 वर्जन लिखे थे। भैया वो जो मैंने लिखा है ना, वो इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल नहीं था। मैंने तो आपको ये सिखाया कि भैया किसी भी स्टेटमेंट को ये 13 वर्जन में हम लिख सकते हैं, और वो कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। मैंने कब कहा वो इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल है, इस डेफिनेशन है ये भैया। दिस इज द प्योर डेफिनेशन फॉर इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये कहता है अगर आपके कोई हाइपोथेसिस ट्रू है, दूसरी अगर फॉल्स है ना, तब जाकर फॉल्स होगा। तो okay, बात क्या है ना, ये ऐसा है, ये बोलता है इफ 2 + 5 = 8 then
I will be the next uh, prime minister ऑफ इंडिया। मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखा। ये बोल रहा है, देख भैया ये एक स्टेटमेंट है ना, उसका पी बोल दो। ये पूरे एक कंक्लूजन है ना। वो बोलता है कि देख भैया, इफ 2 + 5 = 8। देखो ये क्या बोलता है, अगर 2 और 5 का सम अगर 8 आए देन तब जाकर आई विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने कहा तो मुझे बताओ ये जो कंप्लीट जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मुझे बताओ। लॉजिक के ऊपर ध्यान दो। ये तो ट्रूथ टेबल है, यहाँ से तो आप देख के बोल देंगे सर ये ट्रू है, लेकिन ये कह क्या रही है वो तो समझो। ठीक है, ये कह रहा है, देख भैया मैं जानता हूँ 2 + 5 7 ही होगा, है ना। लेकिन ये कह रहा है 2 + 5 हो अगर 8 ही होगा तो मैं इंडिया का, भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। भैया क्या पता ये तो कभी नहीं होगा। 2 + 5 इज नॉट इक्वल्स टू 8 ना, ये तो कभी नहीं होगा। क्या पता मैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बन जाऊं, है ना। तो ये जो पूरे कंप्लीट स्टेटमेंट क्या ट्रू नहीं होगा? होगा। बात समझ रही हो? बात समझ रही हो? क्लियर? तो यही एक ये है इम्प्लीकेशन का पावर है। और मैं इसका नेगेशन आपको लिखवा दूंगा, बढ़िया समझ में आ जाएंगे कैसे हो रहा है वो काम। ठीक है, लेकिन आप अगर कोई स्टेटमेंट पी मतलब ये एक है, अगर दिस ये होल्ड होगा तो ये होगा, ज़रूरी नहीं ये तो कभी होल्ड नहीं होगा, ये हो सकता है। दैट मीन्स ये अगर गलत है तो देखो, ये अगर फॉल्स है ये ट्रू हो या फिर फॉल्स हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरे जो कंप्लीट इम्प्लीकेशन जो स्टेटमेंट है ना वो ट्रू ही होगा। बात समझ रही हो? तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आप मुझे बताओ वो क्या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इफ इंडिया will win the World Cup, then I will be the next प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखा है, मुझे बताओ ये जो पूरे के पूरे स्टेटमेंट मैंने लिखा आपके सामने वो ट्रू है या फॉल्स है, मुझे बताओ। बता सकते हो ये ट्रू या फॉल्स है? वो बोल रहा है, पहले लॉजिक के ऊपर ध्यान दो। इफ इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, अगर भारत ने वर्ल्ड कप जीत लेगा तो मैं, देखो तो जाके अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीता तब जाके मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। मैंने कहा ये लिखावट का मतलब तो इतनी है। क्या पता भैया इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा कि नहीं जीतेगा। अगर मान लो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया और आपने देश का प्रधानमंत्री नहीं बने तो क्या आपका जो बोले आप, क्या वो सही बोले थे? ये प्रोमिसेस दे रही हो भैया, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा तब जाकर देन आई विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपने यह कहा था। क्या पता इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया लेकिन आपने प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बने, तो आप जो बोले थे वो गलत ही बोले थे ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा,
क्योंकि आपने कहा था वर्ल्ड कप जीतेगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप जीत लिया लेकिन आपने प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, तो कैसे आपने कह दिया कि मैं ऐसे अगर स्टेटमेंट आया तो गुठू होगा? ये तो गलत हो जाएंगे ना। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है? क्लियर जी? और क्या, और क्या आपको समझाऊं? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखो, अब इतनी होती है इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके जी, मुझे बताओ कि देख भैया, मैं लिखता हूं इफ पी एंड क्यू, बड़े ही ध्यान से सीखना है इस चीजों को। इफ पी एंड क्यू देन आर, बड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि भैया आपके पास दो स्टेटमेंट है, ठीक है, और वो होल्ड कर रहा है। ये जो है ना, ये दो स्टेटमेंट है और वो ट्रू हो रहा है, दैट मीन्स पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, दैट मीन्स होल्ड कर रहा है, कोई भी रिजल्ट है। तब जाकर अगर ऐसा है तो ये है, ठीक है ना? बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं उसको अगर लिखूं उसको मैथमेटिकली तो कैसे लिखूंगा? P एंड Q implies R, यही तो लिखूंगा। If P एंड Q then ही R आएंगे। हम मैं आपको बोल रहा हूं, क्या इस स्टेटमेंट का आप मुझे कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखवा दोगे? दिस आई वांट टू आस्क यू, क्या इस लिखावट का स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख सकते हो? लिख के मुझे बताओ, कैसे लिखोगे? भैया कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? भैया जो देन में है उसको तो नॉट के साथ इफ लगाओ, लेकिन कैसे? नॉट के साथ लगाओ, है ना? और जो इफ में था, देखो ये तो ना, ऐसे तो लिखेंगे if p and q then this, that means if not this then, है ना, then not p and q, यही तो इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव है। तो उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी सिंबलिक फॉर्म में? नॉट आर implies not p and q। अब हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ आ गई कि नहीं आ गई? दैट मीन्स दैट इज implies और implied not r, not r, दैट मीन्स if, ये if में चलेंगे भैया। if r, if not r then देखो either not p और एंड का और हो जाएंगे ना, और not q। समझ रहे हो? इतनी पावरफुल है ना कॉन्ट्रापोजिटिव। मतलब मैथमेटिक्स में तो, रियल एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स में, कहीं भी आप ब्रांच में जाओ, बहुत ही पावरफुल है वो। देखो मैं, आपने कभी सुने एक लिबली थ्योरम के लिबलिस थ्योरम आपने सुने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में? अगर नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, जब मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाऊंगा वहां तो इस पे खूब आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया लिबली थ्योरम, इंटरव्यू में पूछे वाले सवाल ये बड़ा ही खूब आते पूछते हैं इंटरव्यू में। तो देखो लिबली थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि if an if a function if a function f is entire
and bounded, then it is constant. वाह वाह वाह, क्या पावरफुल मनलीवली थ्योरम का स्टेटमेंट है। कोई फंक्शन एंटायर क्या है, मतलब आप उस पर ध्यान मत लो। एंटायर मतलब जो एवरीवेयर एनालिटिक होता है वो फंक्शन। कोई फंक्शन अगर एंटायर है उसके साथ साथ अगर बाउंडेड है तो वो फंक्शन और कोई नहीं है, वो कांस्टेंट फंक्शन ही है। बात समझ रही हो? तो अगर मेरे लिए तो ये कुछ नहीं है, ये मेरे लिए खाली P है और ये मेरे लिए खाली Q है और ये जो मेरे लिए ये RE तो है। उसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूं? if P and that means P and Q then R, यही तो लिखा है। और उसका कॉन्ट्रापोजिटिव अभी अभी मैंने लिखा। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बनेंगे? कॉन्ट्रापोजिटिव ये बनेंगे कि इफ नॉट आर, मतलब इफ अ फंक्शन if a function f is not constant, if a function f is not constant, then either word में तो ऐसे लिखेंगे, either f is क्या होगा? not p, मतलब not p मतलब either f is not entire or not bounded, यही तो बनेगी। कोई फंक्शन अगर एंटायर है और बाउंडेड उसके साथ साथ बाउंडेड है तो वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ही है। तो उसका कॉन्ट्रापोजिटिव, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट ही नहीं है तो या फिर वो फंक्शन एंटायर नहीं बनेगा या फिर वो बाउंडेड नहीं बनेगा या फिर दोनों भी तो बन सकते हैं। यही तो दिस द पावर ऑफ और स्टेटमेंट इन होल एंटायर मैथमेटिक्स ब्रांच। That's why the or statement is very powerful। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया है, लेकिन आपको कितने आपने उस पर काम किए वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, आपके पास 3 स्टेटमेंट हो या 4 हो, और जब का ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आएंगे वो जो बहुत बढ़िया शानदार से आएंगे, है ना। वहाँ कहीं कहीं ऐसे कॉन्ट्रापोजिटिव में या फिर 2 स्टेटमेंट देंगे उसके बाद ही तीसरा होल्ड कर जाते हैं। वहाँ हम बहुत काम करेंगे इसके ऊपर। ये जो मैंने लॉजिक का लेक्चर है ना मेरा, वो तो एंटायर एनालिसिस में जो नेट के कोचिंग जो बच्चे ले रहे हैं वो तो मैं ये जगह जगह यूज करूँगा, खूब यूज करेंगे। इसके बिना तो मैथमेटिक्स ही नहीं बना। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत आपके इस पर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। तो आप कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बोला था कि इम्प्लीकेशन का नेगेशन, P इम्प्लाइज Q का नेगेशन कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो इसका नेगेशन कैसे बनेंगे आप मुझे बता सकते हो? बता सकते हो? इसका मतलब मुझे बताओ, ये जो P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या है, पहले मुझे बताओ, उसके बाद ही आगे हम बढ़ पाएंगे ना। है ना, इसका मतलब ये होता है कि भैया P इम्प्लाइज Q का ट्रूथ टेबल में क्या था भैया, ये तो ये बनेगी, या दैट मीन नॉट P और Q, यही तो बनेगी।
है ना, या फिर और कुछ बनेगी। अब मुझे बताओ इस स्टेटमेंट का अगर मैं नेगेशन कर दूं, P इम्प्लाइज Q का अगर मैं नेगेशन कर दूं तो ये क्या होगा, यहाँ से नेगेशन करके नेगेशन P और Q होता ना। अब उस पर डिमॉर्गन्स लॉ लगाओ ना, तो नॉट नॉट में तो ये P आएंगे और का एंड हो जाएंगे, नेगेशन Q यही तो आएंगे, है ना। P एंड नॉट Q, अगर कोई स्टेटमेंट का P इम्प्लाई माने इम्प्लीकेशन, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन अगर आपको चाहिए तो यही बनेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, चलें आगे। अब आओ मोस्ट इम्पोर्टेंट पे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो होता है क्वांटिफायर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स का इंग्लिश मीनिंग अगर मैं बताऊं, आप लिख लो उसका डेफिनेशन, समथिंग व्हिच सिग्निफाइज द क्वांटिटी, ठीक है। कुछ क्वांटिटी को अगर सिग्निफाई कर देता है उसको ही हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। क्लियर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर। नंबर वन, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, ठीक है। पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर का जो नोटेशन है वो इसका सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स का जो नोटेशन है इसका मतलब यही है, ठीक है। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स का ये जो इसका इस सिंबल का मतलब फॉर ऑल, ये सिंबल का मतलब आपका फॉर एनी, ये भी होता है, फॉर ऑल ये भी है, फॉर एवरी ये भी हो सकता है, फॉर ईच ये भी हो सकता है, या फिर फॉर गिवन ये भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? ये जो इस सिंबल का मतलब ये है कि फॉर एनी, बच्चे तो इस पर कोई कंफ्यूज नहीं रहते हैं कि भैया फॉर ऑल है हमेशा, फॉर एवरी ये इस पे भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, लेकिन बात क्या है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर, इस पे तो काफ़ी है, वो इसका हिंदी मीनिंग उसको पकड़ के लेते हैं, फॉर एनी किसी भी, है ना। इस पर ऐसा सोच के बैठते हैं भैया हर एक के लिए। अगर मैं ऐसे लिखूं फॉर ऑल एक्स, अगर मैं लिखता हूँ तो उसका मतलब फॉर ऑल एक्स बोलो, फॉर एवरी एक्स बोलो, फॉर एनी एक्स, माने एक्स किसी भी एक्स के लिए ये होल्ड होगा। अगर मैं बोलूँ तो इसका सिंबल लिखना या फिर ऐसे लिखना या फिर फॉर गिवन लिखना, किसी भी गिवन एक्स के लिए, किसी भी गिवन एक्स के लिए, फॉर फॉर एनी, है ना, फॉर एनी या फिर फॉर गिवन, ये सारे जो है ना लिखावट का एक ही मतलब है, वो है उसको ही हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोल देते हैं। कॉन्टीन्यूटी के डेफिनेशन में मैंने जैसे बोला था, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ फॉर, वहाँ ज़्यादातर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, है ना, ये ज़्यादातर यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन में। या फिर ये भी लिखते थे, ये तो कभी नहीं यूज़ करते, फॉर एनी एप्सिलॉन ये कई बार बड़ा शानदार से यूज करते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये तीन तो बड़ा इंपॉर्टेंस है, हमेशा आपको यूज करना दिखाई देंगे, ठीक है। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा, ऐसे हम बोल देते हैं। क्लियर? ये होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब हम जाएंगे सेकंड जो क्वांटिफायर्स होते हैं उसका नाम है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। ये जो है ना सिंबल
ये जो है ना सिंबल, ये होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। ठीक है, इस लिखावट का मतलब कई सारे वर्जन है। मैं लिख देता हूं एक बार, वो आप लिख लो। लेखी कोई थी लिपुनी। चलो देखो, सेकंड है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स है। उस इस क्वांटिफायर्स का जो सिंबल है ना, ये होता है। इस सिंबल का मतलब कुछ नहीं है, इस सिंबल का मतलब देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, है ना। यहाँ जो मैंने जो डॉट डॉट लिखा है, उसका मतलब भैया यहाँ कुछ स्टेटमेंट होगा, हाँ तो देखेंगे ना। तो इस सिंबल का मतलब है देयर एग्जिस्ट डॉट डॉट डॉट, या फिर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन करके कुछ रेस्ट स्टेटमेंट है। ये जो और ऐसे भी लिख देते हैं देयर एग्जिस्ट अ डॉट डॉट, या फिर सिर्फ कई कई बार ऐसे लिखा दिखाई देंगे कि देयर इज डॉट डॉट डॉट, है ना। देयर इज सम, कई बार ऐसे भी आते हैं देयर इज सम डॉट डॉट डॉट, है ना। देयर इज एटलीस्ट वन डॉट डॉट डॉट, या फिर सिर्फ देयर इज अ लिख देते हैं, या फिर फॉर सम डॉट डॉट डॉट, कुछ एक्स या फिर कुछ भी हो। ठीक है जी। और या फिर देयर इज सम डॉट डॉट डॉट, ये जो सारे जो लिखावट का मतलब है, दिस ऑल आर नथिंग बट सेम थिंग। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 वर्जन मैंने लिखा है, इस 8 वर्जन कुछ नहीं है, ये एक ही मीनिंग है। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कई बार बच्चे को देरीज को वो समझ नहीं पा रहे हैं। दे फॉर सम तो बच्चे कंफ्यूज होंगे ही होंगे, वो इसका हिंदी मीनिंग समझ के बैठते हैं। सम मतलब क्या है, सम सेम नहीं है, ये सम सम मतलब कुछ, है ना। कुछ चीज के लिए होल्ड कर रहा है, ऐसा नहीं है। देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम, देखो कम से कम एक तो जरूर है, बाकी तो दुनिया सारा भी हो सकते हैं। मतलब एक कम से कम, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, मतलब ऐसा कुछ होंगे, उसका यूज में सिखाऊंगा आपको, क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये जो सारे लिखावट आपको आपके सामने हैं, वो एक ही बात है। ये लिखो सिंबल लिखो, वो एक ही बात है। या फिर इनमें से अगर कोई भी आपको दिखाई दें एग्जाम में, ये सारे आए हुए हैं, ये सारे यूज हो चुके हैं, उसका मतलब कुछ नहीं, देयर एग्जिस्ट ही है, मतलब कुछ तो है, मतलब कम से कम एक तो है, पता नहीं दुनिया क्या कितने हैं। बात समझ में आ रही है। तो मैं इसको मैं यूज करना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए, कहाँ मिटाऊँ। उसके लिए तो कुछ दिक्कत नहीं है, मैं इसको लिखाना सिखाऊंगा। चलो, मैंने क्या बताया कि ये जो मैंने 8 डिफरेंट वर्जन में एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स लिखे हैं, वो किस टाइप में हम एग्जाम में हमको दिखाई देंगे। देखो, मैंने कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट आर का ले लिया, ठीक है। अब तक मैंने डिफाइन नहीं किया कि ए में कौन कौन सी एलिमेंट है, लेकिन मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है खाली, और मैं ये लिख रहा हूँ कि भैया ये स्टेटमेंट का मतलब है देर इज अ, मैंने ये देर इज अ मैंने यूज कर रहा हूँ, देर इज अ एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5। और ध्यान में रखो बच्चों,
मैंने कई बार ये गलती सुधार लो आज के बाद। अगर ऐसा कोई लिखावट आपको दिखाई दी, इसका मतलब x इज बिलोंग टू ए, ऐसा मत लिखना, ये गलत है। लेकिन ऐसा अब की बार सुधारो, x इज बिलोंगिंग बिलोंगिंग टू ए, ऐसा टू बी करेक्ट, टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट। हमको ये जब बच्चे यहाँ बिलोंग्स टू पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये बिलोंग्स टू नहीं है, लेकिन ये इस लिखावट का मतलब है x इज बिलोंगिंग टू ए, नॉट बिलोंग्स टू। ये गलती आज के बाद, अगर आपके ये गलती हुआ था तो आज के बाद दूर कर दो, ठीक है। कई सारी गलतियां मैं दूर कर दूंगा। तो देखो ये लिखा है देयर इज x बिलोंगिंग टू ए सच दैट x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5। इस लिखावट का मतलब क्या है? इतने जो लिखा है उसको अंग्रेजी में बोल सकते हो। इसमें ऐसा लिखा है कि भैया देयर एग्जिस्ट, मतलब ए सेट में कम से कम एक ऐसा x मिलेंगे जो कि वो 5 से स्ट्रिक्टली बड़ा है। ये इस लिखावट का मतलब है। ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिखा मिलेगी आपको कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x सच दैट x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5। मतलब सेट ए में से कम एक तो x ऐसा मिलेगा, कम से कम एक x ऐसा मिलेगा जो कि x 5 से स्ट्रिक्टली बड़ा है। बात समझ रही हो? या फिर ऐसे भी दिखाई देंगे कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू ए सच दैट x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, या इस ए को भी हटा दूं तो आप क्या मुझ पर केस करोगे? समझ रही हो? ए लिखो या ना लिखो उससे मुझे क्या लेना देना है। इस सारे लिखावट का मतलब एक ही है। या फिर इसको आप सिंबलिक फॉर्म में लिखना चाहते हो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू ए सच दैट x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5। ये लिखो, ये लिखो, ये बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। ये इसलिए मैंने बोला कि देखो ये आगे लिखा है भैया x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 फॉर सम x बिलोंगिंग टू ए, मतलब कम से कम ये जो फॉर सम वो हिंदी मीनिंग बोल लेते हैं, मतलब सम का कुछ, मतलब सेट ए में कुछ x ऐसे हैं जो कि x वो 5 से बड़े हैं। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं है भैया, कम से कम। इस मीनिंग का मतलब ये है कि सेट ए में से कम एक x तो जरूर है। ज़्यादा कितने x होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ पता है एक x तो जरूर है जो 5 से बड़ा है। क्लियर है? देयर इज सम ऐसे बोलो या फिर देयर एग्जिस्ट ऐसे बोलो, सारे के सारे सेम थिंग है। एग्ज़ाम में कौन सा स्टेटमेंट आएंगे मुझे क्या पता, लेकिन आएंगे जरूर, ठीक है। चलो अब मैं सेट को डिफाइन कर देता हूँ। मान लो ये सेट 1 2 5 6 7 9। अब मुझे बताओ ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट में ये ट्रू है क्या? देयर इज एक्स, ये जो लिखावट मैंने सेट ए आपको ऐसे दे दूं अगर, क्या ये ट्रू है? क्या सेट ए में से कम एक ऐसा एलिमेंट एक्स आपको मिल रहा है क्या इस सेट में? मिल एक क्यों भैया, 1 2 3 से 3 एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जो कि 5 से स्ट्रिक्टली बड़े हैं। किसने कहा है एक ही है? कुछ नहीं है। ये जो मतलब कुछ नहीं है, ये अगर मैं इसे हटा दूं, इसको अगर यूज करूं, आपने तो कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे में जो कि 5 से बड़ा है। कुछ कौन है भैया? एक ही एलिमेंट है। तो आपने जो कुछ अगर हिंदी का शब्द यूज किए थे तो ये तो गलत हो गया ना आपके आपके द्वारा। आपने जो कुछ बोला या कुछ कौन है भैया, इसका मतलब तो ये भी
ये सारे स्टेटमेंट अभी भी ट्रू है, लेकिन अगर मैं उसको हटा दूँ ना, सिर्फ इतने अगर मैं सेट डिफाइन कर दूँ, ये गलत हो गया। समझ रही हो? ये गलत हो गया, और गलत हो गया मतलब ऐसा 5 तो है सेट में, लेकिन 5 से बड़ा और इस सेट में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? चलो फिर आगे। चलो मुझे बताओ कि मैंने आपके सामने कुछ 4 ऐसे स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, और मुझे आपको बताना है, आप मुझे बताना है कि बताओ कि इसका नेगेशन क्या बनेंगे। पहले तो रूल में चलेंगे। ये क्या है? नेगेशन अगर लगाएंगे उसका मतलब डायरेक्टली हम यूज करें क्या? डायरेक्टली यूज करो ना, हम तो सीख गए थे कैसे डायरेक्टली यूज करते हैं डिमॉर्गन्स लॉ से, लेकिन डायरेक्ट कैसे होगा? एक्स इज, पहले तो ऐसे लिखेंगे, उसके बाद अगर ये 2 कैंसिल हो गए तो एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5 होगा। इसका नेगेशन ये नहीं है, मतलब कौन है इसका नेगेशन? यही है। इसका नेगेशन एक्स इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 5, उसका मतलब एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 है। इसका नेगेशन एक्स इज लेस देन 5 नहीं है, तो भैया एक्स 5 या 5 से बड़ा ही होंगे ना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बस इतने मुझे ज़रूरत था, मैंने लिखवा दिया, तो आप उसको थोड़ा नोटिंग कर लो। और बाद में अब मैं क्वांटिफायर्स को कैसे यूज़ करेंगे और क्वांटिफायर्स का यूज़ करके उसका नेगेशन कैसे करेंगे वो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, x is strictly greater than 7 for all x। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कि ठीक है, चलो ये मैंने एक स्टेटमेंट आपके पास लिखा है। देखो 2 बातें आपको ध्यान रखना है। अगर आपका एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर अगर है, उसका नेगेशन हमेशा फॉर ऑल आएंगे, और फॉर ऑल का नेगेशन अगर करोगे वो देयर एग्जिस्ट आएंगे। बस इतनी ध्यान में रखना है आपको। अगर देयर एग्जिस्ट का नेगेशन कर रही हो फॉर ऑल आएंगे, फॉर ऑल का अगर आप नेगेशन कर रही हो तो देयर एग्जिस्ट ही आएंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? इस स्टेटमेंट जो मैंने लिखा, इस स्टेटमेंट का इंग्लिश में आप बता सकते हो कि मैंने लिखा क्या है? हाँ, लिखा क्या है? दैट मीन्स इसका मतलब है ये कि every element of a set capital A is strictly greater than 7। ये इस लिखावट का इंग्लिश मीनिंग है, ये है उसका ट्रांसलेट, ये है। अगर मैं वर्ड में लिखता तो ऐसे लिखता, अगर ये मैथमेटिकल वर्जन में ऐसे लिखा, दैट मीन्स सेट ए में जो जितने सारे एलिमेंट्स 7 से बड़ा है, ये इस लिखावट का मतलब है। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल है इज ग्रेटर देन, या फिर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इनफैक्ट ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, 7 से बड़ा ही है। बात समझ में आ रही है? तो उसका मुझे नेगेशन अगर चाहिए तो देखो पहले हम क्वांटिफायर फॉर्म लिखेंगे। क्वांटिफायर्स फॉर्म, देखो क्वांटिफायर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, दूसरी बात ये मैं बता रहा हूँ, आप अपने नोट्स में लिखो कि जब आप किसी भी
स्टेटमेंट को क्वांटिफाइड फॉर्म में लिखेंगे। आपको ध्यान इतना रखना है, उस स्टेटमेंट में देखो जाके कितने क्वांटिफायर्स यूज हुए हैं, वो पहले शुरू में लिख दो। ठीक है जी। और जो बचा हुआ पोर्शन है ना, जो स्टेटमेंट है ना, जो कंक्लूजन है ना, उसको राइट लास्ट में ही रख दो। बात समझ में आ रही है? क्वांटिफायर्स तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। यहाँ कितने हैं? यही है ना क्वांटिफायर, फॉर ऑल में यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो उसको पहले रखो ना, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल है, और हमेशा ये ब्रैकेट में रख दो। और क्वांटिफायर्स है क्या इस स्टेटमेंट में? नहीं जी, नहीं है। तो और जो स्टेटमेंट है x इज ग्रेटर देन 7, आपको यहाँ इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज आपको यहाँ थोड़ा ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं दिखाई देंगे, कुछ इधर का उधर आपको अच्छा नहीं लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं रखना है आपको। तो बस उसको क्वांटिफाइड फॉर्म में लिखो। ठीक है। और इसका मुझे क्या करना है, इस स्टेटमेंट का मुझे नेगेशन करना है। तो भैया इस स्टेटमेंट का नेगेशन ये हो गई। तो मैंने क्या बताया था इसे भैया, अगर ये फॉर ऑल है ना, तो फॉर द नेगेशन मैंने कर दिया फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, है ना। और इसका नेगेशन क्यों ऐसे लिखें, बार बार क्यों ऐसे लिखें, हम एक ही झटके में लिख देते हैं। ठीक है। ये ऐसा है कि भैया जब ये क्वांटिटी, ये जो एक्सप्रेशन को आप नेगेशन करोगे, तो भैया मैंने क्या बताया, ये फॉर ऑल एक्स है, फॉर ऑल एक्स का नेगेशन देयर एग्जिस्ट होता है। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग्स टू कैपिटल ए, है ना। इसका नेगेशन मतलब, इसका नेगेशन क्या है, एक्स ऐसा नहीं है ना। तो उसको अगर अच्छे से लिखोगे, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, और एक्स ऐसा नहीं है तो ऐसा तो होगा। इस लिखावट को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं या फिर कुछ लिखूं, तो पहले तो मैं मैथमेटिकल वर्जन अगर लिखूं, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 7, नहीं ऐसा तो नहीं है। दैट मीन्स ऐसा अगर लिखें तो देयर एग्जिस्ट, एटलीस्ट बोलो या फिर सिर्फ ऐसे ही बोलो, एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल है, सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 7। अगर मैं उसको वर्ड में लिखूं, कैसे लिखता, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग्स टू कैपिटल ए, मतलब सेट ए में से कम एक ऐसा सेट मिलेगा जो, that means such that x is less than 7 और x is equals to 7 ही होगा। इस स्टेटमेंट का नेगेशन मतलब हर एक सेट का हर एक एलिमेंट 7 से ही बड़ा है, उसका नेगेशन सेट ए में से कम एक एलिमेंट तो जरूर है जो कि 7 या 7 के बराबर या फिर 7 से छोटे हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? This is called the quantifier form of any statement, and this is the negation of this statement. Clear? अगर ऐसा कुछ दिखाई दे उसका नेगेशन ऐसे ही लिखो। पहले क्वांटिफाइड फॉर्म लिखो। क्वांटिफाइड फॉर्म कैसे लिखोगे? पहली बात तो आपका जितने भी क्वांटिफायर्स यूज हुए हैं वो इस ब्रैकेट को यूज करके सारे पहले रख दो। इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत आएंगे, उससे आपको लेना देना कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन और जो कंक्लूजन है वो बाद में लिखो। ठीक है जी? ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो फिर आपको इतनी बात समझ में आ गया ना, इसमें कोई डाउट्स मत रखो। ये लिखना, ये फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, ये तो सारा मैथमेटिक्स है भैया।
इस पे इस सिंबल्स को देख कर डरना मत। इस सिंबल के साथ आपका मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए, तब जाके कहाँ देर एग्जिस्ट लिखना है, उसका नेगेशन क्या बनना है बनेगा, फॉर ऑल का नेगेशन क्या बनेंगे, कहाँ क्या लिखना है, ये तो लैंग्वेज है सारे। मैं इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज तो भैया, मैथमेटिक्स में तो 200-300 वर्ड है, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, उस पर आप अपनी कमांड बहुत शानदार रखो, ये हल्के में मत लेना है, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है जी, चलो उसको और मैं 2 क्वांटिफायर्स का यूज करके एक मैं कौन सा रियल एनालिसिस में उठाऊंगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डेफिनेशन में लिखता हूँ। ए फंक्शन एफ इज said to be uh, said to be continuous at x is equals to a if for given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod fx minus f of a less than epsilon whenever mod x minus a का mod less than delta. This is the definition of continuous function. मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं कंटिन्यूटी के चैप्टर रियल एनालिसिस का नहीं पढ़ा रहा हूँ। वो तो तोड़ फोड़ करेंगे, इतने पोस्टमार्टम करेंगे, ये रियल एनालिसिस जब आएंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये तो बड़ा शानदार सा टॉपिक है, उस पर तो हम बहुत काम करेंगे। लेकिन मेरा क्या है, अब हमारा लेक्चर सिर्फ लॉजिक कैलकुलस के ऊपर है, और इस कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में इस ये जो सेंटेंस मैंने लिखी है, इसका मुझे नेगेशन लिखना है, और क्वांटिफायर फॉर्म्स को कैसे लिखना है, क्वांटिफायर फॉर्म्स कैसे लिखेंगे। उससे पहले मुझे बताओ, इस ये जो इतने जो लिखावट दिखाई दी, उसका इफ देन में लिख सकते हो, इम्प्लीकेशन मैंने बताया। देखो, दिस व्हेन एवर दिस, अगर मैं लिखूं इतने तो आप लिखो अपने नोट्स में। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, इफ में से आ जाओ, if for given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ if then में, if x minus a का डेल्टा का मोड लेस देन डेल्टा आए, then मोड fx minus f of a will less than epsilon आएंगे। ये whenever फॉर्म है, ये if then फॉर्म है, देखो ना, इसलिए तो पावरफुल है। ये लिखो एक ही बात है। ठीक है जी, अब इसका मतलब मैं आपको नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, चलो फिर अब आओ, देखो क्वांटिफायर्स मैं चेक करूंगा फॉर एवरी, मैंने गिवन एप्सिलॉन, ये एक क्वांटिफायर है, ये भी एक क्वांटिफायर है, कंक्लूजन कौन है, यही है। ठीक है जी, ये कॉन्टिन्यूस का डेफिनेशन थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। मतलब इसका मतलब आप किसी भी एप्सिलॉन मुझे दे दो, उसके लिए मैं आपको ऐसा एक डेल्टा दे दूंगा, और जो मैंने जो डेल्टा आपको दिया है, वो डेल्टा जो मैंने दिया वो सही है कि नहीं है, वो तो चेक करूँगा। तो यहाँ जाके चेक किया, और मैंने ये क्वांटिटी को चेक किया कि वो डेल्टा से कम आया, तब जाकर मैंने जो डेल्टा दिया वो वैलिडिटी है। अगर ऐसा हुआ तब तो मैं उसके ऊपर अगर मैं f लगाऊं ना, ये जो क्वांटिटी आपके द्वारा दिए गए एप्सिलॉन से कम ही आएंगे। यही है इसका मीनिंग। आगे रियल एनालिसिस में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आओ उसका क्वांटिफायर फॉर्म लिखो।
क्वांटिफायर फॉर्म अगर लिखूं तो कैसे लिखेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन को? आप इतने तो आ जाओ वैसे के वैसे, ठीक है, इतने आप लिखो, मैं यहाँ से क्वांटिफायर फॉर्म लिखूंगा। दैट मीन्स मैं लिखता हूँ, अगर ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, इफ, यहाँ से आप शुरू करो, इतने लिखने के बाद यहाँ से लिखो इफ फॉर गिवन, मतलब फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, है ना, ये एक क्वांटिफायर है, ये भी एक क्वांटिफायर है, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, है ना, और क्वांटिफायर है क्या अंदर? नहीं जी। अगर नहीं है तो कौन है स्टेटमेंट? इफ देन में लिखो, अच्छा आएंगे, इफ एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा, देन मोड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन आएगा। दिस इज द क्वांटिफायर फॉर्म्स ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन। और रियल एनालिसिस में इस कंटिन्यूस फंक्शन का डेफिनेशन 8 वर्जन में मैं लिखवाना सिखाऊंगा, और वो 8 वर्जन कई तरीके से आएंगे। क्लियर जी? तो ये दिस इज द क्वांटिफायर फॉर्म्स ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन। और उसका अगर मैं नेगेशन करूं, बच्चे अगर इसका नेगेशन करना है तो क्या करना है? नेगेशन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए क्या करना है मुझे? इफ मोड एक्स माइनस ए का लेस देन डेल्टा, देन मोड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन। इस क्वांटिटी का अगर मैं नेगेशन करूं तो मुझे बताओ फॉर ऑल का नेगेशन क्या आएंगे? देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अगर आप पार्टिकुलरिटी शो करना चाहते हो तो एप्सिलॉन नॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर नहीं मैं तो नहीं लूंगा, मत लो, ठीक है, वो तो आपकी मर्जी है। तो फॉर ऑल का नेगेशन देयर एग्जिस्ट हो गया, अच्छा जी, और देयर एग्जिस्ट का नेगेशन फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो गई कि नहीं? अब मुझे बताओ स्टेटमेंट को गलत करेंगे, ठीक है ना? तो उस स्टेटमेंट को अगर मैं गलत करूं तो क्या करूं? ठीक है, इसका तो स्टेटमेंट को नेगेट करना है, तो मतलब इसको ये तो होल्ड करेंगे, दैट मीन्स एक्स माइनस ए का डेल्टा तो लेस देन है, बट मोड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन डेल्टा नहीं है, मतलब लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, तो एप्सिलॉन से तो बड़ा ही आएंगे ना। दिस इज द नेगेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। ये डिसकंटिन्यूटी फंक्शन का डेफिनेशन है, आगे जाके बहुत सारा काम करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से हमारी जो लॉजिक का लेक्चर वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे।